नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जब हम सुमित्रानंदन पंत का नाम लेते हैं तो मन में क्या आता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। जी बिल्कुल, पहाड़, झरने, बादल, यही सब। हाँ, एक खूबसूरत तस्वीर। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, उनकी जीवनी और उनकी ये कविता संध्या के बाद, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। एक ऐसे पंत की कहानी जो सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य में नहीं, बल्कि समाज के सबसे मुश्किल और कह सकते हैं कड़वे सवालों में भी गहरे उतरे हुए थे। और ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि पंत को अक्सर सिर्फ छायावादी कवियों में गिना जाता है। हाँ, जहाँ कल्पना और प्रकृति की ही बात होती थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो एक ऐसे युग में जी रहे थे जहाँ देश बदल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, समाज में एक नई चेतना आ रही थी। बिल्कुल, और ये सब कुछ उनके काम में झलकता है, खास तौर पर उनकी ग्राम्य काव्य संग्रह की कविताओं में, जहाँ से संध्या के बाद ली गई है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पंत जी की उस छवि के पार जाकर देखें और समझें कि कैसे एक प्रकृति प्रेमी कवि अपनी कविता के जरिए गांव के जीवन की सच्चाई को पकड़ता है। तो आइए आज इसी में गहरे उतरते हैं। शुरुआत उनके जीवन से करते हैं। हाँ, उनका जन्म 1900 में कौसानी में हुआ, जो आज उत्तराखंड में है। कहते हैं कि वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि प्रकृति से प्रेम होना तो लाजमी था। बिल्कुल, उनका बचपन प्रकृति की गोद में ही बीता और ये उनकी शुरुआती कविताओं में साफ दिखता भी है। अल्मोड़ा, बनारस, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा तूफान आया 1919 में, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। जी। उन्होंने इलाहाबाद में गांधी जी का एक भाषण सुना और उस भाषण का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब एक तरफ वो इतना कोमल साहित्य लिख रही थीं प्रकृति के बारे में और दूसरी तरफ देश की आजादी के लिए आंदोलन में सक्रिय थे। हाँ, तो इन दोनों दुनियाओं में वो संतुलन कैसे बनाते थे? यही तो उनके व्यक्तित्व की खासियत है। वो सिर्फ कल्पना में जीने वाले कवि नहीं थे, वो अपने समाज से जुड़े हुए थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। अच्छा। इसके बाद उन्होंने जो लिखा उसमें सिर्फ प्रकृति नहीं थी, उसमें इंसान, समाज और उसकी समस्याएं भी थी। उनका जो मशहूर काव्य संग्रह है पल्लव, उसे तो हिंदी कविता में एक मोड़ माना जाता है। और उसके बाद 1938 में उन्होंने रूपाभ नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी, है ना? जी हाँ, जिसका मकसद ही प्रगतिशील साहित्य को आगे बढ़ाना था। वो समाज के बारे में, किसान और मजदूरों के बारे में बात करना चाहते थे। अच्छा, तो रूपाभ पत्रिका एक तरह से उनके विचारों का मंच बन गई, इसीलिए शायद उन्हें शब्द शिल्पी भी कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि वो सिर्फ सुंदर शब्द नहीं गढ़ रहे थे, वो उन शब्दों से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को इतना सक्षम बनाया कि वो गंभीर सामाजिक विचारों को व्यक्त कर सके। जी, उनकी कविताओं में आपको कल्पना की ऊंची उड़ान भी मिलेगी, प्रकृति का बदलता रूप भी मिलेगा और साथ ही मानवता से जुड़ा एक गहरा दर्द भी। वीणा, ग्रंथी, गुंजन से लेकर ग्राम्या और चिदंबरा तक का उनका सफर एक कवि के विकास का पूरा सफर है और इसी काम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और ज्ञानपीठ जैसे सर्वोच्च सम्मान भी मिले। तो ये थे पंत जी, और यही प्रगतिशील प्रभाव हमें उनकी कविता संध्या के बाद में साफ दिखता है। जी, और ये कविता शुरू एक बेहद शांत और सुंदर दृश्य से होती है। पंत जी लिखते हैं, सिमटो पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, मतलब शाम की लाली कोई पक्षी है जो दिन भर उड़ने के बाद अब अपने पंख समेटकर पेड़ों की चोटियों पर आराम कर रही है। कमाल की कल्पना है। ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये तो उस शाम में जान डाल देने जैसा है। यही पंत जी का जादू है। वो प्रकृति को एक जीवित सत्ता, एक एंटिटी की तरह देखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि पीपल के पत्ते जो तांबे जैसे लाल हो गए हैं, उनसे सूरज की सुनहरी किरणें ऐसे झर रही हैं मानो सोने के झरने बह रहे हों। वाह। और सूरज खुद नदी में एक ज्योति स्तंभ यानी रोशनी के खंबे की तरह धीरे धीरे डूब रहा है। और जानते हैं गंगा के पानी के लिए वो क्या उपमा देते हैं? क्या? एक थका हुआ विशाल केंचुआ। विशाल केंचुआ गंगा के लिए? ये तो थोड़ा अजीब नहीं है?
पहली बार पढ़ने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, शाम के समय नदी का पानी मटमैला और शांत होता है, उसमें लहरें नहीं होती। हाँ, और वो धीरे धीरे रेंगता हुआ सा लगता है। बिल्कुल। उस चितकबरे, मटमैले और धीरे धीरे सरकते पानी के लिए थके हुए केंचुए से बेहतर उपमा क्या हो सकती है? ये यथार्थवादी चित्रण है, आदर्शवादी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो प्रकृति को सिर्फ सुंदर नहीं दिखा रहे, बल्कि जैसी वो है वैसी दिखा रहे हैं। जी, और आगे वो हवा, पानी और रेत के बारे में भी कुछ कहते हैं, और वो हिस्सा तो कल्पना की पराकाष्ठा है। अच्छा। वो कहते हैं कि रेत, सिकता, पानी, सलिल और हवा, समीर, हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं। शाम की उस खामोशी में ऐसा लग रहा है मानो हवा गर्मी से पिघलकर पानी बन गई है। और पानी ठंड से जमकर अपनी गति खो चुका है, जैसे ओला बन गया हो। जी, वो प्रकृति के 3 अलग-अलग तत्वों को एक ही परिवार का हिस्सा बना देते हैं। ये अद्भुत है। यहाँ तक तो कविता एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रही है, लेकिन इस पेंटिंग में अब इंसानों के रंग भरने शुरू होते हैं। बिल्कुल, और जैसे ही इंसान आते हैं, कविता का माहौल बदलने लगता है। मंदिर से शंख और घंटों की आवाज आती है, जो शांति तो लाती है, लेकिन साथ ही एक उदासी भी। हाँ, फिर वो नदी किनारे बैठी बूढ़ी विधवाओं का जिक्र करते हैं, बगुलों सी वृद्धाएं। बगुलों सी वृद्धाएं, ये एक तस्वीर में कितनी सारी बातें कह देता है। बगुलों की तरह शांत, स्थिर और सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बगुला जैसे एक टांग पर ध्यान में खड़ा रहता है, ये विधवाएं भी जब ध्यान में मग्न हैं, लेकिन उनके अंदर एक अंतर्रोदन है। एक ऐसा दुख जो किसी को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। कवि कल्पना करता है कि उनका वो अदृश्य दुख नदी की धीमी धारा के साथ चुपचाप बहा जा रहा है। देखिए, कैसे प्रकृति का सौंदर्य और इंसान का गहरा दुख एक ही फ्रेम में आ गए हैं। और अब ये शाम उतनी खूबसूरत नहीं लग रही, इसमें एक उदासी घुलने लगी है। पक्षी घर लौट रहे हैं, गायें लौट रही हैं। और उनके साथ लौट रहे हैं दिन भर के थके हारे किसान, जिनके कंधे झुके हुए हैं। और सिर्फ किसान ही नहीं, बाजार से लौटते व्यापारी भी हैं, जो ऊँटों और घोड़ों पर लदे खाली बोरों के ऊपर बैठे हुक्का पी रहे हैं। हाँ, और धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में डूब रहा है। खेत, बाग, घर, पेड़, एक खामोश उदासी सब पर छा जाती है। और इस खामोशी को तोड़ती हैं कुछ आवाजें। हाँ, गाड़ी वालों के बिरहा गीत, जो खुशी के नहीं बल्कि विरह और थकान की गीत हैं। साथ में कुत्तों का भौंकना और सियारों की हुआ हुआ। ये आवाजें उस रात के सन्नाटे को और भी डरावना और उदास बना देती हैं। तो वो खूबसूरत शांत शाम अब एक थकी हुई, बोझिल और निराशा से भरी रात में बदल चुकी है। और इस उदासी के केंद्र में पंच जी हमें एक छोटे से कस्बे के व्यापारी, एक लाला से मिलवाते हैं। हाँ, और यहाँ से कविता प्रकृति वर्णन से निकलकर सीधे सीधे सामाजिक यथार्थ पर चोट करती है। वो लाला अपनी छोटी सी दुकान में बैठा है, और उसके सामने एक टिन की डिब्री जल रही है। मतलब एक छोटा सा दिया जो रोशनी कम और धुआं ज्यादा दे रहा है। और वो धुआं उसकी आंखों के आगे एक जाला सा बुन रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिमाग में थकान और चिंता का जाला बुना हुआ है। क्या कनेक्शन है। बिल्कुल। और उस धुएं और अंधेरे में बैठे बैठे अचानक वो सब कुछ भूल जाता है, अपना व्यापार, लेन देन, ब्याज, सब कुछ। उसे अपनी जिंदगी, अपनी वो छोटी सी दुकान, सब बहुत तुच्छ लगने लगता है। हाँ, और उस पल उसके अंदर का व्यापारी मर जाता है और सोया हुआ मानव जाग उठता है। उसे अपनी गरीबी, समाज में मिला अपमान, अपनी अधूरी इच्छाएं सब एक साथ याद आने लगती हैं। एक मिनट, ये तो किसी भी छोटे व्यापारी या नौकरी पेशा इंसान की कहानी हो सकती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात में अकेले बैठकर ये सोचना कि मैं जिंदगी में कर क्या रही हूँ। जी, और फिर वो लाला कुछ सोचने लगता है, कुछ बहुत बड़ा। वो आत्ममंथन से आगे बढ़कर सामाजिक मंथन करने लगता है। वो सोचता है, मैं भी शहर के बड़े बनियों की तरह सेठ क्यों नहीं बन जाता? मेरी तरक्की किसने रोकी है? और फिर वो एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, यह क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन? रुकिए, ये एक छोटा सा गांव का लाला सोच रहा है कि दुनिया की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। हाँ, वो आगे ये भी सोचता है कि आय का बंटवारा काम और गुण के हिसाब से होना चाहिए। ये तो काफी क्रांतिकारी, लगभग मार्क्सवादी विचार हैं। सुमित्रा नंदन पंत के कविता में कि तो अविश्वसनीय है। यही तो इस कवित्व का शिखर है।
पंत जी उस छोटे से व्यापारी के दिमाग में एक समाजवादी सपना बुन देते हैं। वो लाला एक ऐसे समाज के बारे में सोचता है जहां कोई किसी का शोषण ना करे और धन पर पूरे समाज का हक हो। और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि गरीबी ही सारे पापों की जड़ है। और फिर वो सबसे शक्तिशाली पंक्ति आती है, व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी दोषी है, यानी लोगों के दुख का कारण कोई एक इंसान नहीं, बल्कि ये पूरा सिस्टम, ये पूरी व्यवस्था ही खराब है। ये तो आज भी कितना सच लगता है। बिल्कुल। इतना बड़ा सपना देखने के बाद तो लगता है कि अब वो लाला कुछ बदल देगा अपनी जिंदगी में, अपने आसपास। यही उम्मीद होती है। हम सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतना गहरा चिंतन कर लिया वो अब शोषण का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन तभी क्या होता है? एक बूढ़ी औरत दुकान पर आती है पाव भर आटा खरीदने, और वो लाला जो अभी अभी पूरी व्यवस्था को बदलने का सपना देख रहा था, वो क्या करता है? आदत से मजबूर होके जानते बूझते हुए फिर से डंडी मार देता है, तौल में बेईमानी कर देता है। लेकिन क्यों? इतना सब सोचने के बाद भी ये तो पाखंड हुआ। ये पाखंड से ज्यादा लाचारी है, और यही इस कविता का सबसे दुखद और यथार्थवादी मोड़ है। पंत जी ये दिखा रहे हैं कि व्यवस्था कितनी मजबूत होती है। मतलब? वो व्यक्ति खुद उस शोषक व्यवस्था का शिकार है, उससे नफरत करता है, उसे बदलने का सपना भी देखता है, लेकिन जब जिंदगी की छोटी सी जरूरत सामने आती है तो वो उसी व्यवस्था का एक पुर्जा बनकर रह जाता है। बिल्कुल। सपना देखना एक बात है, पर उस सपने को जीने की ताकत और हिम्मत वो व्यवस्था उससे पहले ही छीन चुकी है। वो चाह के भी अच्छा नहीं बन पाता। उसे लगता है कि इसी छोटी सी बेईमानी से ही उसका गुजारा चलेगा, वो उस चक्र से बाहर ही नहीं निकल सकता। जी, और कविता का अंत होता है इस पंक्ति से कि पूरी बस्ती को धीरे धीरे गाढ़ आलस निद्रा का अजगर निगल रहा है। ये सिर्फ नींद नहीं है। नहीं, ये वैचारिक जड़ता है, लाचारी है, और उस शोषणकारी व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार कर लेने की आदत है। वो अजगर उस लाला को भी निगल रहा है और उस बूढ़ी औरत को भी, सबको। तो हमने शुरुआत की थी प्रकृति के एक सुकुमार कवि से, पेड़ों पर बैठी शाम की लाली से, और हम पहुंचे हैं एक ऐसे समाज तक जिसे आलस और लाचारी का अजगर निगल रहा है। हाँ, संध्या के बाद सिर्फ एक शाम की कविता नहीं है, ये एक खूबसूरत शाम के पर्दे के पीछे छिपे ग्रामीण भारत के संघर्ष, उसकी उदासी और एक बेहतर दुनिया की उस अधूरी आकांक्षा की कहानी है जो रोज जन्म लेती है और रोज मर जाती है। और पंत जी हमें ये नहीं बता रहे कि वो लाला बुरा है। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि वो व्यवस्था बुरी है जो एक सोचने समझने वाले इंसान को भी बेईमान और लाचार बना देती है। तो ये कविता सिर्फ पंत जी की नहीं बल्कि उस लाला की भी है, और शायद हम सबकी भी, जो व्यवस्था को बदलना तो चाहते हैं लेकिन अक्सर उसी का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है, पंत जी ने ये सवाल दशकों पहले उठाया था कि असल दोषी व्यक्ति है या व्यवस्था। आज जब हम अपने आसपास गरीबी, भ्रष्टाचार या सामाजिक असमानता देखते हैं, तो क्या ये दृष्टिकोण हमारे नजरिए में कोई बदलाव ला सकता है? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।